तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। दोस्तों, जो हमारी पूरी की पूरी श्रृंखला चल रही थी एनसीईआरटी रिव्यू की, जहाँ पर हम इतिहास और भूगोल विषय की एनसीईआरटी के रिव्यू कर रहे थे, उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की इतिहास विषय की एनसीईआरटी के चैप्टर 6 पर, जिसका टाइटल है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। गाइज, इसके पहले 5वें चैप्टर में हमने बात की हुई थी कि जनता जब बगावत करती है। इसके पहले आदिवासी और दिकुओं के बारे में हमने बात की हुई थी। तो कक्षा 8 की भूगोल विषय, जो इतिहास विषय की एनसीईआरटी है, इसके साथ में जो इतिहास संबंधी हमारा नॉलेज है वो गहरा होता चला जा रहा है। अब जब ये आज अंतिम चैप्टर हम बात कर रहे हैं कक्षा 8 के एनसीईआरटी इतिहास का, इसके बाद में जब कक्षा 9 की एनसीईआरटी स्टार्ट होगी तो वहाँ से इतिहास के विषय में हमें और ज़्यादा नॉलेज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। भूगोल विषय की हमारी अलग श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम कक्षा 10 की जो भूगोल विषय की एनसीईआरटी है उसके चौथे चैप्टर 5वें चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, और वो श्रृंखला तो आगे बढ़ी रही है। तो इतिहास की श्रृंखला को भी आगे लाते हुए आज हम कक्षा जो 8 की एनसीईआरटी है उसका जो छठा चैप्टर है इतिहास का, ये छठा और अंतिम चैप्टर है। इसके बाद में अब कक्षा 9 की एनसीईआरटी को हम स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है बुनकर, लोहा और इसके अलावा फैक्ट्री मालिक। तो चलिए गाइज, इस चैप्टर का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है जो इस चैप्टर से हमें जानने को मिल सकता है। गाइज, जो पहला चित्र यहाँ पर दिखाया गया है ये हमारा 15वीं सेंचुरी का, और ये जो हमारा सूरत है वहाँ पर स्थित एक ये व्यापारिक बंदरगाह है। इस चित्र को आप गौर से देखिए, इसमें बहुत सारे जहाज दिखाई पड़ रहे हैं और तटीय हिस्सों में हमें काफ़ी सारी कॉलोनीज दिखाई पड़ रही हैं। गाइज, भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में जो सूरत है, ये हिंद महासागर के रास्ते से होने वाले व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। डच और ब्रिटिश व्यापारी जो थे, ये जहाज 17वीं शताब्दी की शुरुआत में इसी बंदरगाह का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और 18वीं सदी में धीरे धीरे करके इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। आपको गौर करना है उन कारणों पर जिन कारणों से सूरत का जो ये बंदरगाह था 18वीं सदी आते आते इसका महत्व कम क्यों होने लगा। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कपड़ा और लोहा, साथ ही साथ जो इस्पात उद्योग थे, इन दोनों उद्योगों का विशेष अध्ययन करने में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगर और उद्योगों की क्या सिचुएशन थी, क्या दशा थी। इसके अलावा जो पूरा का पूरा मॉडर्न विश्व है, इसमें औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये जो दोनों ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, और इसके अलावा सूती कपड़े के उत्पादन में जो 19वीं सदी रही है, यहाँ पर ब्रिटेन को दुनिया का प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बनाने में क्या कुछ रीजंस रहे। गाइज, 1850 की अगर आप बात करोगे तो इस दशक में जब ब्रिटेन का लोहा जो था और इसके अलावा जो उद्योगों का पतन था, ये धीरे धीरे क्या होने लगा कि यहाँ पर ये जो उद्योग थे ये पनपने लगे। इसके बाद में जो ब्रिटेन है ये क्या कहलाने लगा, तो ये पूरी दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। कब? 1850। तो 1850 के दशक में ब्रिटेन में लोहा और इस्पात का जो उद्योग था ये बहुत तेजी से बढ़ा। इसी कारण जो ब्रिटेन था ये दुनिया का क्या कहलाने लगा, तो ये दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। गज ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण और भारत में जो ब्रिटिश विजय रही है, इसमें उपनिवेशीकरण का जो था वो रिलेशन एक बहुत ज़्यादा टाइट रिलेशन था। ये चीज़ हम दूसरे चैप्टर में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो जो ब्रिटिश में औद्योगिकीकरण हुआ और जो भारत में ब्रिटिश विजय रही और जो उपनिवेशीवाद रहा, इसमें एक गहरा रिलेशन था। गाइस, इस क्वेश्चन के मायने क्या है? अब इस क्वेश्चन के मायने ये है कि यूपीएससी मेंस ने जैसे पूछा कि कोई क्वेश्चन पूछा कि जो ब्रिटेन में जो औद्योगिकीकरण रहा और भारत में ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण के बीच में क्या रिलेशनशिप रहा, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या कारण रहे कि इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण होने के बाद में भारत पर ब्रिटिशर्स की सत्ता और प्रभुत्व स्थापित हुआ, साथ ही साथ ब्रिटेन की औद्योगिकीकरण ने भारत में औपनिवेशीकरण को बढ़ावा दिया। इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। गाइज, रीजन ये रहा कि जब ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण हुआ तो यहाँ पर लोहा और इस्पात के बहुत ज़्यादा उद्योग पनपने लगे। इसके बाद में क्या हुआ, जब लोहा और इस्पात का उत्पादन ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप होने लगा तो अब इनको जरूरत थी एक मार्केट की, और इंडिया एक बड़ा और अच्छा मार्केट था। ऐसे में न सिर्फ ब्रिटेन शक्तिशाली हुआ बल्कि उसने भारत को जीता और भारत को अपना औपनिवेशीकरण भी यहाँ पर किया। तो औपनिवेशीकरण की सबसे बड़ी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इंग्लैंड को जरूरत थी, ब्रिटेन को जरूरत थी व्यापार करने के लिए किसी बाजार की, और इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण हो चुका था इसलिए व्यापार करने की जरूरत बहुत ज्यादा थी, और भारत का औपनिवेशीकरण इसी व्यापार के हितों के चलते किया गया। यह चीज हम चैप्टर 2 में पढ़ भी चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय भूभाग पर अपने कब्जे बनाए हुए थे। इसके अलावा
इस तरह व्यापार का जो ढांचा था वो बहुत ज़्यादा चेंज होता चला गया। और जब 18वीं सेंचुरी का लास्ट आया तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत से चीज़ें खरीदती थी और उनको इंग्लैंड और यूरोप में ले जाकर के क्या करती थी, बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय में उसे क्या हो रहा था, भारी मुनाफा हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटेन में औद्योगिक उत्पादन जो था वो बढ़ने लगा, वहां के उद्योगपति थे, उन्होंने भारत में अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में इसको देखा और इसी तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर बहुत बुरा असर पड़ा और इस अध्याय में हम इसी चीज के बारे में देखेंगे। तो गाइज हुआ क्या कि जब तक जो ब्रिटिश व्यापारी थे और जो हमारे फ्रेंच व्यापारी थे वो भारत से सामान को खरीद करके जाकर के वेस्ट में बेच रहे थे, तब तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ भारतीयों के पास ठीक ठाक था, उत्पादन भी सारी चीज़ों का ठीक हो रहा था और इसके अलावा उन्हें जो पूंजी है वो भी उनको मिल जा रही थी। लेकिन जब इंग्लैंड के भीतर औद्योगिकीकरण हुआ, औद्योगिकीकरण के बाद में जब इंग्लैंड स्वयं उत्पादन करने में सक्षम हो गया तो उन्होंने क्या किया, अब उनको भारत एक अच्छा मार्केट दिखाई देने लगा। तो सिचुएशन जो थी जस्ट उलट हो गई। अब अभी तक जो माल इंग्लैंड के व्यापारी खरीद करके वेस्ट में बेच रहे थे, अब वेस्ट का माल बन करके भारत में आकर के बिकने लगा। तो जाहिर सी बात है जो अभी वेस्ट की मनी इंडिया में आ रही थी, अब वो इंडियन मनी क्या होने लगी, वेस्ट में जाने लगी। इसी कारण के जो भारतीय शिल्पी थे और जो भारतीय कारीगर थे उनके ऊपर एक बड़ा असर पड़ा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय कपड़े और विश्व बाजार के बारे में। गाइस यहाँ पर देखिए पटोला बुनाई दिखाई गई, ये 19वीं सेंचुरी के मिडिल का एक पिक्चर है। और पटोला बुनाई जो होती थी ये विशेष तौर से सूरत में, अहमदाबाद में, पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का बहुत बड़ा बाजार था और यहाँ स्थानीय बुनाई परंपरा का ये हिस्सा बन गई थी। तो जो पटोला बुनाई है गाइस ये हमारी संस्कृति का क्वेश्चन है और ये सूरत, अहमदाबाद, पाटन में ये जो बुनाई है वो होती थी। सबसे पहले हम बात करेंगे कपड़ा उत्पादन के बारे में। गाइस जब बंगाल में अंग्रेजों की विजय नहीं हुई थी उसके पहले 1750 के आसपास में जो इंडिया था वो पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में और देशों से कोसों आगे था। यानी कि जो इंडिया था वो एक बहुत बड़ा मेजर कंट्री था जो कि क्या करता था, कपड़ों का उत्पादन करता था जब तक अंग्रेजों की बंगाल विजय नहीं हुई थी, जो हमारी 1757 में हुई है प्लासी और के युद्ध के बाद में। ठीक है, तो इसके बाद में क्या हुआ कि जब भारतीय जो थे ये लोग लंबे समय से कपड़े की गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे और दक्षिण पूर्वी एशिया स्पेशली जावा, सुमात्रा, पेनांग यहाँ पे और इसके अलावा पश्चिम और मध्य एशिया में इन कपड़ों का बहुत ज्यादा व्यापार जो है वो किया जाता था। 16वीं शताब्दी में यूरोप की व्यापारी कंपनियां जब यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े लेने के लिए आई तो इनके फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। और ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ को जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा मजेदार हो सकता है। तो गाइस जो भारतीय थे ये कपड़े के उत्पादन में पूरी दुनिया से कोसों आगे थे और पूरी दुनिया को ये एक तरीके से कहें तो कपड़ों को पहना रहे थे। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर वर्ड्स की हिस्ट्री के बारे में यानी कि शब्दों के इतिहास के बारे में गाइस, तो यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया जो बारीक सूती कपड़ा था ये मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास इन्होंने सबसे पहले देखा था। मलमल यानी कि जो ये कपड़ा था इसको क्या कहा जाता था, इस आधार पर इस बारीक कपड़े वाले कपड़ों को वो मसलिन या मलमल कहने लगे। जल्दी यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आया तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम में भारत के केरल तट पर कालीकट में उन्होंने अपना डेरा डाला। गाइज मैंने आपको केरल के ऊपर एक केस स्टडी का वीडियो पढ़ाया है। अभी वहीं पे कोझिकोड में क्या हुआ था, एक जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसके बाद में केरल राज्य चर्चा में आ गया था। तो मैंने केरल स्टेट पे एक केस स्टडी की हुई है, वो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक ऐड कर दे रहा हूँ। उसमें मैंने केरल के बारे में पूरा इतिहास, पूरी राजनीति, अर्थव्यवस्था, टूरिज्म और इसके अलावा जो भौगोलिक स्थितियां हैं, उत्पादन है, सब उसमें ऐड किया। अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो केरल के बारे में आपको और कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। गाइज यहां से ये लोग क्या करने लगे, मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी अपने साथ में ले जाते थे। तो कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे और बाद में हर तरीके के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। गाइज मजेदार बात इसमें यह है कि देखिए जो ये भारत से सारी चीजों को लेकर के गए इसीलिए जो भारतीय शब्द थे वो भी इनके साथ चले गए। और आज भी इंग्लैंड के भीतर में ऐसा है, ऐसी सिचुएशंस है कि जो वो चीजें हैं वो शब्द आज भी वहां पर प्रचलित हैं जो शब्द यहां से भारत से इंग्लैंड गए हुए हैं। जैसे कि चाहे वो कैलिको हो, चाहे वो मसलिन हो। मसलिन कहा गया मलमल के कपड़े के लिए, कैलिको कहा गया किसके लिए, तो कैलिको कहा गया कालीकट के शब्द से कैलिको निकला। और इसके बाद में जो सूती कपड़ा था इसको ही इन लोगों ने क्या कहना स्टार्ट कर दिया, कैलिको कहना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पश्चिम भारतीय बाजारों में कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं।
अगर अभी हम जो चित्र नंबर 3 देखेंगे, इसमें एक आर्डर बुक का पन्ना है जिसमें लिखा गया है कि 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इसने कलकत्ता में अपने नुमाइंदों को भेजा हुआ था, और इस बही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर दिया गया था, यानी कि 5,89,000 जो कपड़े थान यानी कि कपड़े का पूरा गट्ठर, इनका ऑर्डर दिया गया था। इसी तरीके से अगर हम बही के पन्नों को पलटे तो हमें पता चलेगा कि वो सूती और रेशमी कपड़ों की करीब करीब 98 किस्में ऐसी थी जिनका उसमें जिक्र किया गया है। और यूरोपीय व्यापारी जो थे, इनके पास पीस गुड्स इनको कहते थे, और आमतौर पर ये क्या होता था, 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑर्डर है जिसका एक बही पन्ना 1730 का हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जो भारत था, ये बहुत ज्यादा पूरी दुनिया भर में जो कपड़े थे इनकी क्या कर रहा था, इनका निर्यात कर रहा था। और भारत के जो बुनकर थे, शिल्पकार थे, वो अच्छा पैसा कमा रहे थे। इसी तरीके से अगर हम गाइस देखें तो जब थोक कपड़ों का ये ऑर्डर दिया जाता था, इनमें जो छापेदार सूती कपड़े होते थे ये भी शामिल होते थे। ये देखिए, अभी हमने जहां पर वहां पर पटोला बुनाई देखी, तब देखिए यहाँ पर ये आप जामदानी बुनाई देखिए। जामदानी बुनाई ये 20वीं सदी के शुरुआत का एक चित्र है जो आपको दिखाई दे रहा है। जामदानी एक तरीके का बारीक मलमल कपड़ा होता था जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते थे। इनका रंग प्रायः सलेटी और सफेद होता था। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का प्रयोग किया जाता था, जो इस चित्र में हमें दिखाई भी दे रहा है। बंगाल स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, वर्तमान में उत्तर प्रदेश स्थित जामदानी बुनाई जो है ये यहाँ पर सबसे प्रमुख केंद्र थे। अगर उत्तर प्रदेश विशेष की आप तैयारी कर रहे हैं तो विशेष तौर से आपके लिए जामदानी बुनाई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गाइस, तो जो ये दो प्रकार की बुनाइयां थी, इनके विषयों में भारत में तमाम सारी विशेषताओं के तहत जो है चीजों की बुनाई की जा रही थी। तो चाहे वो पटोला बुनाई हो, चाहे वो जामदानी बुनाई हो। गाइस, इस तरीके से जो बंडाना शब्द है, इसका इस्तेमाल गले या सिर में पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता था। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला हुआ है। आगे देखिए, आपको ये देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, मसूलीपट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़ों की छपाई जो छींट है, ये 19वीं सदी के मध्य में देखिए आपको दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से कपड़ों में छपाई और बुनाई की जाती थी, और इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसे बहुत सारे कपड़े होते थे जिनको बांधने और रंगसाजी की विधियों का जिनमें उपयोग किया जाता था। बही के हिसाब से दूसरे कपड़ों का भी जिक्र किया गया है। उनके नाम जन्म के अनुसार लिखा गया, जैसे कि कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों का व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया भर में भारतीय कपड़े जो थे वो कितने ज्यादा मशहूर हो गए थे। ये देखिए गाइस, यहाँ पर बंडाना डिजाइन हमें दिखाई गई है। कपड़े के मध्य में गुजराती लकीर को अगर हम देखें, यहाँ पर गुजरती लकीर को अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि ये लकीर, आप जानते हैं कि ये लकीर जो बीच में दिखाई दे रही है, ये लकीर हमें क्यों दिखाई दे रही है। गाइस, सिचुएशन ये थी कि इसमें क्या होता था कि इस ओढ़नी में दो जो कपड़े हैं इनको बनाया जाता था अलग अलग, फिर इनको आपस में क्या किया जाता था, सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया जाता था। बंडाना शैली के जो अधिकांश चीजें थी वो गुजरात और राजस्थान में बनाई जाती थी। तो बंडाना शैली गाइस रिलेटेड है गुजरात और राजस्थान से। और बंडाना शैली के अंतर्गत क्या होता था, इसमें हर डिजाइन दो जो है हिस्सों में बनाई जाती थी, और उन दो हिस्सों में डिजाइन बनाने के बाद में क्या किया जाता था गाइस, उसको जो है वो सोने के धागे से सिल दिया जाता था। देखिए, यहाँ पर आपको ये चीज दिखाई पड़ेगी। ये देखिए, जो ये देखिए, मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सोने के धागे से देखिए इसे क्या किया गया है, ये देखिए इसे सिल दिया गया है। तो ये जो था, ये जो पूरी की पूरी बंडाना डिजाइन थी जो गुजरात और राजस्थान में हमारी प्रचलित थी। इस बंडाना डिजाइन में ये था कि इसमें दो टुकड़ों में इसको बनाया जाता था, फिर इसे क्या किया जाता था, सोने के जो धागे होते थे उससे सिल दिया जाता था। अब बात करते हैं यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़े की सिचुएशन क्या रही गाइस। तो जो 18वीं शताब्दी थी, इसकी शुरुआत में क्या हुआ, जो भारतीय कपड़े की लोकप्रियता थी, इससे इंग्लैंड बहुत ज्यादा बेचैन हो गया, और इंग्लैंड ने ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का क्या किया, विरोध किया। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का क्या किया, फैसला किया, और एक कानून पारित किया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। कई तो जो कैलिको शब्द का इस्तेमाल शुरू हो गया था कालीकट के नाम से, उसके बाद में जो यहाँ के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम बनाया गया, उसे भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। इस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ों के कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी तरीके से पाबंदी चाह रहे थे, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण विकसित किया। सब सफेद मलबल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े इंग्लैंड में
ही भारतीय डिजाइन पर छापे जाने लगे। अब देखिए गाइज, मैं यहाँ से आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। जैसे आज भी होता है हमारे यहाँ, हम कहते हैं कि बाजार में हम किसी उत्पाद को संरक्षित करना चाहते हैं, तो सरकार जब अपने उत्पादों को संरक्षण देना चाहती है तो क्या करती है सरकार? दो काम करती है। या तो सरकार दूसरे जो उसी प्रकार के उत्पाद हैं उनके आयात पर प्रतिबंध लगा देती है, या उनके ऊपर आयात कर इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो देश में आने के बाद बिकते वक्त बहुत ज्यादा महंगा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी देश से कोई सामान 10 रुपए में पर पीस के हिसाब से आयात हो रहा है, भारत में 10 रुपए पर पीस के हिसाब से कोई चीज आयात हो रही है। उस 10 रुपए पर पीस के हिसाब से आयात होने पर सरकार उस पर 8 रुपए टैक्स लगा दे रही है, यानी कि वो मार्केट तक पहुंचते पहुंचते वो चीज जो है वो 18 रुपए की हो जा रही है। इस प्रकार से जो एक भारतीय वस्तु है जिसका मूल्य है 24 रुपए, अब वो जो 24 रुपए वाले भारतीय मूल्य की जो वस्तु है, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति 18 रुपए वाली खरीदेगा, 24 रुपए वाली नहीं खरीदेगा। लेकिन जब सरकार क्या करती है, अपने उत्पाद को संरक्षित करने के लिए उसी 10 रुपए की वस्तु पर 12 रुपए का जो कर है वो लगा देती है। अब यानी कि जो वो वही वस्तु जो अभी तक 18 रुपए की बिक रही थी, अब वही वस्तु जो है क्या हो जाती है, बढ़ करके वो वस्तु 10 रुपए की आयात मूल्य वाली वस्तु पर जब 12 रुपए का कर लग जाता है, तो वही जो वस्तु होती है वो हमारी वस्तु 22 रुपए की बिकने लगती है। तो जब 22 रुपए की वही वस्तु बिकने लगती है, तो जाहिर सी बात है जो भारतीय वस्तु होगी, जो हमारी स्थानीय वस्तु होगी, उसका मूल्य जो होगा वो विदेशी वस्तु के मूल्य से कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है हमारे जो उत्पाद होंगे उनको संरक्षण प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड के भीतर भारतीय कपड़ा भरा हुआ था। जब भारतीय कपड़ा भरा हुआ था तो इंग्लैंड में जब धीरे धीरे करके कपड़े की मिलों का विकास भी हुआ, तो भी इंग्लैंड के अंदर ये सिचुएशन थी कि भारतीय कपड़ों से बाजार इतने पटे हुए थे कि जो इंग्लैंड के पूरे व्यापारी थे वे अपने आप को बहुत ज्यादा लाचार महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके उत्पादों का अभी भी ठीक प्रकार से ना तो वहां पे खरीद उनकी हो पा रही थी, ना ही उन्हें उस प्रकार का लाभ मिल पा रहा था। तो इंग्लैंड का जो व्यापारी वर्ग था वो चाहता था कि सरकार यहाँ के स्थानीय उत्पादों को संरक्षित करे। इसी संबंध में इंग्लैंड की सरकार ने क्या किया, जब बहुत ज्यादा दबाव इंग्लैंड की सरकार पर बना, तो वहां पर क्या किया गया, 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कानून पारित किया जिसे कैलिको अधिनियम कहा जाता था। गाइस, इस कैलिको अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, बता दिया गया स्पष्ट तौर से कि अब क्या होगा कैलिको अधिनियम में कि जो सरकारी संरक्षण में, जो कैलिको अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, सारे जो कपड़ा उत्पादन वाली जो कंपनियां थी उनको सरकारी संरक्षण प्रदान कर दिया गया। और दूसरी चीज क्या थी कि जो अभी तक सफेद मलमल वाले, ये जो बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े थे, अब इन्हीं कपड़ों पर क्या किया गया, इंग्लैंड में भारतीय डिजाइन की छपाई की जाने लगी। यानी कि सीधे सीधे एक तरीके से कहें तो जो भारत की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी उस पर हमला किया गया, और सीधे सीधे जो भारतीय अभी तक यहाँ पर अपने आप पर छपाई कर रहे थे, यही डिजाइन को लेकर जाकर के इंग्लैंड में इनकी छपाई की जाने लगी। तो इसके बाद में क्या हुआ गाइज कि जो भारतीय कपड़े थे इनके साथ में होड़ की वजह से इंग्लैंड में जो तकनीकी चीजें थी उनमें सुधार की जरूरत दिखाई देने लगी। जाहिर सी बात है जब ये कंपटीशन कर रहे थे तो अब ये चाह रहे थे कि हमारे कपड़े वहां पर बिके, सिर्फ हमारा ही बाजार यहां पर रहे। ऐसे में उनको तकनीकी सुधारों की जरूरत महसूस थी, और इसी श्रेणी में क्या हुआ कि 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। गाइज, स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन थी जिसमें बहुत सारे तकुए लगे होते थे और कपड़ा बहुत आसानी से और बहुत जल्दी यहां पर बुना जाता था। इसमें क्या हुआ कि जो परंपरागत तकलियों की उत्पादकता थी ये बहुत ज्यादा बढ़ गई। 1786 में जो रिचर्ड आर्काइट थे इन्होंने वास्प इंजन का आविष्कार किया। अब इससे क्या हुआ, सूती कपड़े की बुनाई का जो रूप था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। देखिए, स्पिनिंग जेनी बनी तो एक साथ बहुत सारे तकुए लगे होते थे, बहुत जल्दी बुनाई होती थी। और जब उसके बाद में स्टीम इंजन का आविष्कार उसके बाद में हो गया, रिचर्ड आर्कराइट ने जब वास्प इंजन का आविष्कार कर दिया, तो जब वास्प इंजन का आविष्कार हो गया तो अब वो जो स्पिनिंग जेनी अभी तक हाथ से घुमानी पड़ रही थी, अब वो वास्प इंजन से चलने लगी। तो देखिए, अब चलाने वाला भी मिल गया और बहुत सारे तकुए वाली मशीन भी मिल गई। तो इसके बाद से क्या हुआ कि कपड़ा जो है अब ये बहुत कम कीमत पर तैयार किया जाने लगा। तो यहीं से क्या हुआ कि भारतीय उत्पाद फिर पिछड़ने स्टार्ट हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया के बाजारों में भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सेंचुरी के लास्ट तक बना रहा। तो गाइज, फिर भी ये देखिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारतीय जो कपड़ा था उसका दबदबा पूरे दुनिया थी, पूरी दुनिया में क्या हुआ, 18वीं सेंचुरी के लास्ट तक बना रहा। डच हो, फ्रेंच हो, ब्रिटिश हो और यूरोपीय कंपनियां हो, इन्होंने इस व्यापार से बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया। और ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई,
तो उसे भारतीय चीज़ों को खरीदने के लिए चांदी मांगने की जरूरत नहीं रही। ये चीज़ हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा कर उसके बदले में वो पैसे कपड़ा था वो खरीदने लगी। गाइस देखिए सिचुएशन इस तरीके से चेंज हुई। पहले क्या होता था कि जो इंग्लिश आते थे वो भारत अपने वहां से चांदी लेकर के आते थे और चांदी के बदले में यहाँ के जो रेशमी और सूती कपड़े होते थे ये खरीदते थे। लेकिन जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब बंगाल को हासिल कर लिया तो अब बंगाल जब इनके कब्जे में चला गया तो इन्होंने बंगाल से क्या करना स्टार्ट कर दिया, राजस्व इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, कर लेने लगे, चुंगुई लेने लगे। अब जब ये कर लेने लगे तो उसी कर से इनके पास राजस्व इकट्ठा होता था। अब इसी राजस्व से ये क्या करते थे, भारतीय कपड़े को खरीद लेते थे। तो देखिए भारतीयों का कपड़ा भारतीयों में घूम रहा है लेकिन मुनाफा सारा का सारा अंग्रेजों की जेब में जा रहा है। तो भारतीयों का पैसा भारतीयों में मिल रहा है। अब ये भारतीय जमींदारों से पैसे वसूलते थे, फिर उसी से भारतीय जो जो हमारे बुनकर होते थे उनसे कपड़े खरीदते थे और कपड़े जाकर के इंग्लैंड में बेचते थे। तो भारत का पैसा तो भारत में था लेकिन जो लाभ होना चाहिए था वो लाभ सारा का सारा इनकी जेब में जा रहा था। गाइस यहाँ पर देखिए कोचीन में एक डच फैक्ट्री हमें दिखाई दे रही है। ये समंदर से एक दृश्य है 17वीं सेंचुरी का। जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगी। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ की किलेबंदी को आप गौर से अगर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि देखिए किस प्रकार से चारों तरफ से ये देखिए बॉर्डर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो किलेबंदी है ये किस प्रकार से यहाँ पर किलेबंदी की गई है। तो ये हमारी जो कोचीन है, यहाँ पे कोचीन की हमें एक फैक्ट्री है, वहां पर स्थित जो डच फैक्ट्री है हमें इसका देखिए हमें सीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके के सिचुएशन बदलती चली गई। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा मैप बनाया गया है जिसमें बताया गया कि 18 सेंचुरी के लास्ट में बुनाई के मुख्य जो केंद्र थे वो कहाँ पर थे। देखिए यहाँ पर तीन चीजें, सफेद है, चेक और धारीदार है, सिंट जो है और सिल्क है। तो सिल्क के सबसे पहले हम बात करेंगे सिल्क के मामले में गाइज, तो सिल्क में हमारा जो है समाना, उत्तर प्रदेश में बनारस, ठीक है। इसके बाद में अगर आप बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में जो ढाका हमारा है, ढाका में क्या होता था, ढाका में हमारा सिल्क दिखाई दे रहा है, ठीक है, सिल्क सॉरी सिंट जी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा चेक दिखाई दे रहा है, सफेद धारीदार दिखाई दे रहा है। पहले मैं सिल्क बता देता हूँ। तो सिल्क जो देखेंगे आप स्पेशली वो है हमारा बनारस में, गुजरात में, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा अहमदाबाद वाला रीजन है वहां पर, ये तीन मुख्य रूप से ऐसे स्थान थे जहां पर सिल्क का उत्पादन किया जा रहा था। गाइज अगर सफेद कपड़ों की बात करेंगे तो विशेष तौर से ढाका, पटना, इसके अलावा जो हमारा पंजाब है, लाहौर, सरहिंद, इसके अलावा हमारा अहमदाबाद, सूरत, यहाँ पर जो है विशेष रूप से अगर हम देखें तो जो सिंट जो था इसका भी उत्पादन किया जा रहा था, सॉरी सफेद का उत्पादन किया जा रहा था। चेक और धारीदार में बात करेंगे तो कलकत्ता, कलकत्ता के अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो जो समाना है, पंजाब है, लाहौर है, सरहिंद है, गुजरात है, सूरत है, बुरहानपुर है, यहाँ पर इनका उत्पादन किया जा रहा था। तो बुनाई केंद्रों में 1500 से 1750 तक बात करेंगे तो इस नक्शे में हम देखेंगे तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में जो कपड़ा उत्पादन था वो 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में एक था। गाइज हम क्या होता है हमेशा कपड़ों की बुनाई के वक्त में हमें सूरत याद रहता है, बंगाल को, लेकिन हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन गाइज अगर आप देखेंगे नक्शे को तो आप पाएंगे, देखिए यहाँ पे बंगाल में देखिए सारी चीजों का उत्पादन, ढाका, बंगाल का मतलब सिर्फ पश्चिम बंगाल से नहीं है, इसमें बिहार का रीजन है, ढाका का रीजन है, मतलब जो हमारा बांग्लादेश है आधुनिक उसका, और जो हमारा वर्तमान बंगाल है इसका, और इसके अलावा जो हमारा बिहार है इसका रीजन, और उड़ीसा का रीजन, ये पूरा का पूरा बंगाल कहलाता था। तो बंगाल उस समय महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। डेल्टा की जो असंख्य नदियां थी ये बंगाल के उत्पादन में केंद्र में अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेजने की यहाँ पर आसानी थी। और हमें ये चीज ध्यान रखनी कि 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी नई नई ही बननी शुरू हुई थी। तो पूर्वी यानी कि इस बात के कहने का मतलब ये कि गाइस जब ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी, सड़कों की व्यवस्था नहीं थी, तो वो ऐसे स्थान के उत्पादन को ही अच्छे से किया जा सकता था जहां से हमें इनका जो आयात निर्यात है वो करना आसान रहे। और बंगाल में क्या था कि इसमें बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां थी, इसलिए बंगाल में अंदर तक नदियों में नावें चली आती थी, जहाज चले आते थे। ऐसे में यहाँ से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था ये करना बहुत ज्यादा आसान था। नक्शे में अगर हम भारत के कुल मिलाकर के साउथ रीजन को देखेंगे तो मद्रास से लेकर के उत्तरी आंध्र प्रदेश तक का जो कोरोमंडल तट है इसके साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्र का एक जो समूह है ये दिखाई देता है। पश्चिमी तट पर बुनाई के मुख्य केंद्र जो थे ये गुजरात में स्थित थे। क्यों ये बॉर्डर रीजन में इसलिए होता था क्योंकि यहां से जो मैंने बताया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना बहुत ज्यादा इजी होता था। अब गाइज मैं आपको बताता हूं कि बुनकर कौन थे। तो बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के कारीगर थे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी इस हुनर को आगे लेकर के जा रहे थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन जिनको कहा जाता था, दक्षिण भारत के साले, इसके अलावा जो कैकोलार है, देवांग है,
ये जो समुदाय हैं ये पूरी तरीके से बुनकरी के लिए जाने जाते थे। देखिए बंगाल के तांती बुनकर बेल्जियन चित्रकार जो सोल्विन्स हैं, इनके द्वारा 1970-90 का बनाया गया एक चित्र है। और सूत कातना जो है ये कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण हुआ करता था भारत में। ये काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे होता था। और जो चरखा और तकली होती थी ये घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर पहले लपेटा जाता था, और जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से जो है कपड़े क्या करते थे, बुनते थे। ज्यादातर समुदायों में जो बुनाई का काम है ये पुरुष करते थे, और रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगलेज जो है ये चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी। तो गाइस जो चिप्पीगर होते थे ये क्या करते थे, ये कपड़ों की रंगाई करने वाले रंगरेज होते थे, जिन्हें चिप्पीगर कहा जाता था। तो ठप्पे से छपाई करते थे, और हथकरघों पर होने वाली जो बुनाई थी, इससे जुड़े जो व्यवसाय थे, इनसे लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती थी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद में तकुए और लगने वाली जो स्पिनिंग जेनी थी, और जो जो हमारे वास्प इंजन का आविष्कार हो गया, तो भारतीय जो उद्योग थे वो बेकार हो गए, और लाखों लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए। इसके बाद में भुखमरी के शिकार हो गए। भारतीय कपड़ों का पतन किस प्रकार से हुआ, अब ये हम देखते हैं। इस पहले गाइज, औरांग जो है ये भारतीय भाषा में गोदाम को क्या कहा जाता था, औरांग कहा जाता था। वहां पर बिक्री से पहले चीजों को जमा किया जाता था। वर्कशॉप के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल होता है। तो जो गाइज औरांग है, औरांग क्या है, यहाँ पर कपड़ों को जमा किया जाता था। अब बताता हूं मैं आपको भारतीय कपड़े का पतन कैसे हुआ। गाइज जो ब्रिटेन था, यहाँ पर सूती कपड़ा उद्योग का विकास जो हुआ, इसका जो भारतीय कपड़ा उत्पादन था इन पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। पहला असर यह हुआ कि अब भारत में जो कपड़े थे ये यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों का मुकाबला इनको करना पड़ने लगा। दूसरी सिचुएशन ये हुई कि भारत को इंग्लैंड के कपड़ों का निर्यात जो था ये मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे, जो चीज मैं अभी आपको दोनों चीजें बता चुका हूं। गाइस इसके बाद में क्या हुआ कि इंग्लैंड में बना जो सूती कपड़ा था ये 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर इसने कर दिया। तो गाइस जो वहां पर औद्योगिक क्रांति पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में दिखाई देता है, इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि उनके उत्पादन की लागत कम थी। ऐसे में न सिर्फ इंग्लैंड से भारत का सूती कपड़ा बाहर हो गया, बल्कि अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के जो परंपरागत बाजार थे आज तक भारत के, वहां से भी इन्होंने भारतीय कपड़ों को क्या किया, बाहर कर दिया। इसकी वजह से हुआ क्या कि हमारे यहाँ के जो लाखों हजारों बुनकर थे ये पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए, और सबसे जो खराब मार यहाँ पर पड़ी वो पड़ी बंगाल के बुनकरों पर। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल को खरीदना क्या कर दिया, पूरी तरीके से बंद कर दिया, और उनके एजेंटों ने क्या किया, तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को क्या किया, पेशगी देना बंद कर दिया। परेशान बुनकरों की मदद के लिए उन्होंने अपनी मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। तो सिचुएशन ये क्रिएट हो गई कि जो अभी तक इंग्लैंड था वो क्या किया, अब उसने पूरी तरीके से माल खरीदना भारतीयों से बंद कर दिया। भारतीयों को पेशगी मिलनी बंद हो गई। अब जब पेशगी मिलनी बंद हो गई तो भारतीयों के लिए बड़ी बुरी स्थिति पैदा हो गई। लेकिन गाइस इसके बाद असली दुर्दिन तो तब आया जब 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन के सूती कपड़े से पट गए। देखिए अभी तक सिचुएशन चलिए ठीक थी, पहले इंग्लैंड के बाजारों से भारतीय कपड़ा बाहर हुआ, भारतीयों ने कहा कोई बात नहीं, हम अमेरिका में, अफ्रीका में और बाकी परंपरागत बाजारों में बेचेंगे। धीरे धीरे करके क्या हुआ, उन्होंने अमेरिका से, फिर अफ्रीका से, फिर भारतीय परंपरागत जो यूरोपीय बाजार थे वहां से भारतीय कपड़ों को बाहर कर दिया। भारतीयों ने तब भी कहा चलो कोई बात नहीं, कम से कम हम भारत में अपने बेच लेंगे। लेकिन थोड़े दिन बाद ये सिचुएशन ऐसी आई कि जब 1988 तक स्थिति ऐसी एकदम खड़ी हो गई कि जो इंग्लैंड के लोग थे उन्होंने भारत के बाजारों में भी इंग्लैंड का कपड़ा जो था वो ला करके लाद दिया। तो यानी कि अब जो भारत का स्थानीय बाजार था वहां पर भी इंग्लैंड का कपड़ा बिकने लगा। इसके बाद से पूरी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। गाइस तो जो सूती कपड़ा था इनमें से 2/3 कपड़ा क्या होने लगा, ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों को सूत काटने वालों की हालत खराब हो गई, बल्कि लाखों महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी वो भी बेरोजगार हो गई। तो देखिए सिचुएशन कैसे बदलती चली गई। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में जो थी वो मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ियां जो थी और परंपरागत बुनाई वाली जो चीजें थी ये मशीनों पर कैसे बन सकती थी। इन कपड़ों की न केवल रईसों में बल्कि मध्यम वर्ग में काफी ज्यादा मांग थी, और ना ही ब्रिटेन में एक कपड़ा मिलता था जो कपड़ा और ना ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। तो गाइस सिचुएशन दो हो गई। एक सिचुएशन तो ये हो गई कि भारतीय जो हथकरघा उद्योग था उसको काफी हद तक इंग्लैंड के जो औद्योगिक क्रांति के बाद से जो कपड़े आए उन्होंने बर्बाद तो किया, लेकिन फिर भी जो कहते हैं एक चीज की जो कुछ टेक्निक्स ऐसी होती है तो सारे काम तो मशीनों पर नहीं हो सकते। ऐसे में जो भारतीय हथकरघा उद्योग था उसमें जो कुछ बहुत सुंदर और बहुत ही ज्यादा टेक्निक के साथ में बनाई जाने वाली परंपरागत परिधान थे वो अभी भी जो है बनते थे यहाँ पर, क्योंकि वो मशीनों पर बन नहीं सकते थे, क्योंकि तब मशीनों का इतना ज्यादा आधुनिकीकरण
नहीं हुआ था। आज भी अगर हम लोग देखें तो खादी का एक अपना अलग महत्व है, खादी का कपड़े का अपना एक अलग महत्व है। इसके अलावा जो गरीब लोग थे जो मोटी खादी पहनते थे, वो मोटी खादी भी इंग्लैंड में नहीं बन पाती थी, क्योंकि गरीबों को सस्ता कपड़ा चाहिए होता था, और सस्ते खादी कपड़े में क्या होता था कि उसका जो खादी कपड़ा होता था वो मोटा खादी कपड़ा होता था। ऐसे में ये दोनों चीजें जो थी, इनकी डिमांड अभी भी भारत में थी, जिनकी सप्लाई इंग्लैंड नहीं कर पा रहा था। गाइज हमने सुना भी है कि भारत का जो सोलापुर था और जो दक्षिण भारत में स्पेशली मदुरा था, ये दोनों शहरों में क्या था कि 19वीं सदी के आखिरी में बुनकरों के नए महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। तो गाइज जो सोलापुर था और इसके अलावा जो मदुरा था, ये क्या हुआ कि ये धीरे धीरे करके नए जो बुनकरी के केंद्र थे ये बन गए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने लोगों से आह्वान किया कि ये आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूती और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इसी तरह से खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारतीयों की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। तो गाइस जो आज हम एक सिंबल यूज करते हैं चरखे का आजादी का प्रतीक दिखाने के लिए, तो उस आजादी का प्रतीक दिखाने का सबसे बड़ा जो रीजन है, उसकी जड़ यहाँ पे छुपी हुई है। तो इतिहास में जो भी चीजें आज आप देखते हैं, उन चीजों के पीछे इतिहास क्या है, इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो गाइस जो इंग्लैंड था या जो ब्रिटिश था, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले जो चीज भारतीयों के साथ करी, वो चीज ये थी कि उन्होंने भारतीयों को पहले पूरी तरीके से बेरोजगार किया। जब भारतीय पूरी तरीके से बेरोजगार हुए, तब वो अंग्रेजों के ऊपर धीरे धीरे करके आश्रित होने लगे, और उसी के फलस्वरूप क्या हुआ, अंग्रेजों की जो शक्ति थी वो बढ़ गई। तो ऐसे में जो भारतीय चरखा था, ये स्वावलंब का प्रतीक बन गया। और हम कहें तो जो हमारी गुलामी की शुरुआत थी, वो हमारी गुलामी की शुरुआत हमारे उद्योगों को बर्बाद करने के साथ पे ही हुई। इसीलिए चरखा आजादी का प्रतीक बना, इसीलिए चरखा क्रांति का प्रतीक बना, इसीलिए चरखा स्वावलंबी होने और अंग्रेजों को देश से निकालने का प्रतीक बना। और इसी श्रृंखला में क्या हुआ, 1931 में जो चरखा था, इसने कांग्रेस के जो तिरंगे में है उसकी पट्टी में इस चरखे को स्थान दिया गया। वो बात अलग है कि बाद में जो तिरंगा झंडा बना, उसमें से चरखे को हटा करके वहां पर अशोक चक्र को स्थान दिया गया। लेकिन पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा था, यानी कि जो हमारे एक तरीके से कहते हैं जो हमारे देश का झंडा था, उसमें चरखे का निशान हुआ करता था। लेकिन जब संविधान सभा में झंडा समिति की बात आई, तो वहां पर चरखे को हटा करके वहां पर अशोक चक्र का जो है उपयोग वो किया गया। गांधी जी इस बात से लेकर के खासे नाराज थे, लेकिन फिर भी जो भी सिचुएशन रही, तो वर्तमान में जो हमें स्वरूप दिखाई दे रहा है, इस तिरंगे झंडे का जो पहला स्वरूप था, उसमें यहाँ पे चरखा हुआ करता था। इसके बाद में गाइस अगर हम देखें तो जो आजीविका के साधन थे, ये गांव के जो बुनकर थे गंवा चुके थे। सूत काटने वाले लोगों का क्या हुआ, और सूत काटने वाले लोगों का क्या हुआ, उनमें से बहुत सारे खेतिहर जो थे, ये तो मजदूर बन गए जो बहुत ज्यादा सूत काटने वाले थे, और कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए, और बहुत से देशों से बाहर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को बंबई, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी भी मिल गई। तो गाइस धीरे धीरे करके भारत में भी नए कपड़ा कारखाने खुले। सबसे बड़ी सिचुएशन जो एक रही, जिसके बारे में हमारे लिए जानना जरूरी है गाइस, वो सिचुएशन हमारी ये है कि जैसे आज देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने जो स्पीच दी अभी लाल किले से, उन्होंने कहा मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड। तो जो आज हम स्वावलंबी होने की बात कर रहे हैं, आज जो हम आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, जो ये सपना गांधी जी ने सबसे पहले हमारी आजादी से पहले देखा था, कि चरखे का जो उन्होंने प्रतीक बनाया, और उन्होंने जो सबसे पहले कहा कि हम अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करते हैं। तो जिस चीज को लेकर के आज हमारे देश में इतनी बहस छिड़ी हुई है, जिस चीज को लेकर के आज हम इतने लालायित हो रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर अभियान भी आया, इसकी जड़ भी अतीत में छुपी हुई है। तो जो सपना आज हम देख रहे हैं, इतने सालों आजादी के 70 साल 74 साल गुजरने के बाद में देख रहे हैं, उससे आज से 74 से 80 82 85 साल पहले महात्मा गांधी ने देश के स्वावलंबी होने का सपना सबसे पहले देखा था, जिन्होंने ये कहा था कि चरखे के साथ में आजादी हम लेकर के आएंगे। और जो चरखे का रीजन ये था कि वो कहते थे कि हम स्वावलंबी बने, हम आत्मनिर्भर बने, हम अंग्रेजी वस्तुओं के आयात का बहिष्कार करें, क्योंकि वो जानते थे कि अंग्रेजों की शक्ति की जो मूल जड़ है, वो भारत से होने वाला निर्यात का पैसा है। तो वो हमारे पैसे के थ्रू ही हम पर शासन कर रहे हैं। अगर हम स्वावलंबी हो जाएंगे, अगर हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, तो जो अंग्रेजों के पास जाने वाला धन है वो रुक जाएगा, और अंग्रेज स्वतः ही कमजोर होते चले जाएंगे। तो जो आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें, इसकी जड़ भी अतीत में छुपी हुई है। गाइस सूती कपड़ा मिलों का जब भारत में उदय हुआ, तो जो काफी सारे लोग थे, जब भारत में सबसे पहली जो सूती कपड़ा मिल थी वो 1854 में बंबई में स्थापित हुई। वन लाइनर क्वेश्चन है, सबको पता है, याद रखना, 1854 बंबई, यहां पर सबसे पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई, और ये कताई मिल थी। इसके बाद में 19वीं सदी की शुरुआत में भारत और इंग्लैंड और चीन में होने वाले जो कच्चे कपास के निर्यात थे,
इसके संबंध में बंबई जो था एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बंबई के पश्चिम में काली मिट्टी वाले क्षेत्र में विशाल जो पट्टी थी इसके काफी निकट था और कपास की खेती यहाँ पर की जाती थी। आज भी हमको मालूम है कि महाराष्ट्र के काफी बड़े रीजन्स में जो काली कपासी मिट्टी है वो पाई जाती है और वहां पर काली कपासी मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो वहां पर सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो कच्चा माल भी आसानी से मिलने लगा। अब जैसे गाइस क्वेश्चन एक इस प्रकार, जैसे देखिए आपने यूपीएससी को देखा होगा पेपर, तो बीच में एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है 2014 या 2015 में पूछा गया था कि क्या कारण है कि अधिकांशतः लड़ाइयां जो थी वो पानीपत में लड़ी गई। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि क्या कारण है कि जो अधिकांश लड़ाइयां हैं इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में, वो उसकी जो युद्ध है वो पानीपत में लड़े गए। अब गाइस ये क्वेश्चंस मेंस में इस टाइप के होते हैं जहां पर आप कुछ भी अगर आपने पढ़ा हुआ है किताब से तो मेरा यकीन कीजिए आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिख ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर आकर के किताबी ज्ञान पूरी तरीके से फेल कर जाता है। जब तक आपको पूरी चीजों के कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि उन चीजों के पीछे असली रीजन क्या था। जैसे अगर हमने ये नहीं पढ़ा होता, आज के इस चैप्टर के एनसीईआरटी में हमने ये नहीं पढ़ा होता कि किस तरीके से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई और उस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्यों भारत में औपनिवेशीकरण हुआ, तो हम ये चीज कभी नहीं समझ पाते कि चरखा क्रांति का प्रतीक बनकर के हमारे सामने क्यों आया, तो चरखा ही क्रांति का प्रतीक क्यों बना और स्वावलंबी होने की इतनी जरूरत क्यों पड़ी। कपड़ा ही भारतीय जो कपड़ा उद्योग था ये भारतीयों में औपनिवेशीकरण गुलामी का कारण बना। इस चीज की जो जड़ है वो कहां पर छुपी हुई है और वर्तमान में जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं उसकी जड़ कहां पर छुपी हुई है ये चीज हमें नहीं पता चलती। इसी प्रकार से क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि क्या कारण थे कि जो अधिकांश जो सूती वस्त्रों की मिलें थी वो गुजरात और महाराष्ट्र में दिखाई देती हैं, सूरत में दिखाई देती हैं हमें शुरुआत में, तो उसके पीछे दो रीजंस थे। एक रीजन ये था कि उनका समुद्र तट के करीब होना जिससे आयात निर्यात हो सके, और दूसरा रीजन ये था कि जो पूरी काली मिट्टी कपासी मिट्टी का जो क्षेत्र था वो उसके बहुत करीब था, यानी कि वहां पे कच्चे माल की सप्लाई भी आसानी से हो सकती थी। तो हर चीज के लिए जब तक उनका पूरा का पूरा हम एक ओवरव्यू नहीं जानेंगे तब तक किसी एक छोटी चीज के रीजन को हम नहीं समझ पाएंगे। तो भारतीय झंडे में उनका स्थान दिया जाना, जो चरखा है उसको स्थान दिया जाना, ये तमाम सारी चीजें हैं। और जो भारतीय उद्योग कर्मी थे उनका धीरे धीरे करके उद्योगों से बाहर होना, ये जो सिचुएशन थी, इन सिचुएशंस ने बहुत कुछ था जो कॉन्सेप्ट थे जिनको इन्होंने क्या किया पूरी तरीके से चेंज कर दिया। गाइस कपास के एक कारखाने में 1900 में जो राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया एक चित्र है जहां पर महिलाओं को कार्य करते हुए दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे देखते हैं क्या कुछ है जो हमें यहाँ इस चैप्टर से जानने को मिलने वाला है। इसके बाद में प्रगलन की बात आती है। फिर सन 1900 तक आते आते बंबई में जो 84 कपड़ा मिले थी वो चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी जो मिले थी वो गुजराती और पारसी व्यापारियों ने खोली थी जो चीन के साथ व्यापार करके काफी ज्यादा पैसा कमा चुके थे। तो गाइस ये था कुल मिलाकर के इस चैप्टर का पार्ट 1। अगले पार्ट में हम जो इसका शेष बचे हुए 4 या 5 पेज, मुझे लगे 6 पेज जो इसके बचे हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उसी में हम इससे जुड़े हुए प्रश्नों का भी अभ्यास कर लेंगे। तो उम्मीद है कि जो कुल मिलाकर के हमारा जो पूरा का पूरा औद्योगिकीकरण संबंधी जो चीजें इंग्लैंड की रही और उनका भारतीयों पर क्या इफेक्ट पड़ा और किस प्रकार से धीरे धीरे करके जो संरक्षण की नीति थी और जो पूरा का पूरा जो अधिनियम बना करके, एक तरीके से हम कहें कैलिको अधिनियम बना करके, किस प्रकार से वहां के कपड़ों को संरक्षित किया गया और धीरे धीरे करके पहले भारत को जो भारतीय परंपरागत बाजार थे उन्हें वहां से बाहर किया गया, फिर भारत में भी इंग्लैंड का कपड़ा लाद दिया गया और किस प्रकार से जो हजारों जो करगा मजदूर थे या हम कहें जो कताई वाले थे, बुनाई वाले थे, वो धीरे धीरे करके बाहर हो गए और भारत में फिर जब मजदूरों की जो मिलों की स्थापना हुई उसके बाद में सिचुएशंस क्या कुछ हुई, क्या कुछ कंपटीशंस आए, ये चीजें जो है हमें यहाँ से जानने को मिलती इस चैप्टर से हैं। आगे बात करेंगे और जो कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले कपड़ा उद्योगों के बाद में, फिर किन किन समस्याओं से भारतीय कपड़ा उद्योग को जूझना पड़ा और कैसे कपड़े का उद्योग फिर वही चीज जो है वो रिवोल्यूशन बन करके आई और उसी रिवोल्यूशन के थ्रू में फिर भारत को आगे चल करके आजादी जैसा एक बहुत महत्वपूर्ण जो उनका ख्वाब था वो पूरा हुआ। तो थैंक यू सो मच। इस चैप्टर को आप देख लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए और जब सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट कर लेंगे तो फिर इसके प्रश्नों का हम शाम 8 बजे लाइव क्लास में अभ्यास करेंगे। थैंक यू।